हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। जल्द से आप लोग फटाफट लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। क्लास स्टार्ट हो गया, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जो आज का मोस्ट करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले मिलेंगे, तो सभी फटाफट लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। जो एनटीपीसी पर आधारित क्वेश्चन बनाया गया जो सभी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे आप लोग, बीच में कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि सभी मोस्ट सवाल आपका। और नोट करते जाएंगे कॉपी में, पेन और कॉपी साथ में रखेंगे, सभी मोस्ट है। तो आज का मोस्ट सवाल बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपका सुबह 7 बजे जो करंट अफेयर विथ स्टडीज जीके दिया जाता है, और आप लोग ऑफलाइन क्लासेज में ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपका 8:30 बजे सुबह में, और एक आपका 10:30 बजे, और आपका एक न्यू बैच जो मिलेगा 1 तारीख से, 1 फरवरी से, जो आपका 2 बजे एक नए बैच शुरू हो रहा है, जो स्पेशल बैच रहेगा आपका बिहार पुलिस और दरोगा का। तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं जी, बिल्कुल। तो जल्दी से आप लोग फटाफट लाइव क्लास जुड़ जाएंगे। क्लास स्टार्ट हो गया, शेयर कर देंगे और फटाफट लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का मोस्ट पहला सवाल क्या बोलता है? पहला सवाल क्या बोलता है कि किस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से जाना जाता है? जी, ये सवाल आपका है, किस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से जाना जाता है? जी, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी, मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है, जल्दी से बता देंगे तो आपको मालूम होगा। जी बिल्कुल, किस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना, याद रखेंगे, आवास योजना, जो आपका रखा गया है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास योजना को ही हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से जाना जाता है, यानी सबके लिए आवास। बिल्कुल याद रखें, सबके लिए आवास, ये आपका हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलाया गया। जी बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछेगा कि जो लक्ष्य रखा गया 2022 तक सभी के लिए आवास जो घोषणा किया गया है, 2022 तक लक्ष्य रखा गया है, बिल्कुल जो केंद्र सरकार के द्वारा। जी, मोस्टली याद रखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, जो इंदिरा आवास योजना के तहत पर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट, दूसरे नंबर सवाल पर। ये सवाल पूछा हुआ आपका, जो मैंने पूछा कि इंदिरा आवास योजना का जो वर्तमान नाम प्रधानमंत्री आवास योजना, जो हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से जाना जाता है, यानी सबके लिए आवास जो लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने 2022 तक। बिल्कुल याद रखेंगे। दूसरे नंबर सवाल क्या है? दीक्षा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। दीक्षा पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जी बिल्कुल याद रखें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका शुरू किया गया दीक्षा पोर्टल की शुरुआत, यानी आपका दीक्षा पोर्टल जो आपको संबंधित है। बिल्कुल याद रखें, जो यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक करेगा। दीक्षा पोर्टल जो शिक्षा संबंधित है, बिल्कुल शिक्षा से संबंधित है दीक्षा पोर्टल, यानी यह पोर्टल जो है शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक करेगा, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय जो कर दिया गया अब। जी बिल्कुल याद रखें। और 5 सितंबर 2017
की शुरुआत की गई थी? दीक्षा पोर्टल, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट, तीसरे नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका? ईवीएम। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ये आपका सवाल है जी, हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर ईवीएम का। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन याद रखेंगे। आपका ईवीएम का पूर्ण बता है ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, VOTING वोटिंग मशीन, MACHINE मशीन, बिल्कुल याद रखें। जो ईवीएम का पूर्ण रूप होता है याद रखें। और आपको मालूम होगा ईवीएम का प्रयोग भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? ये आपसे सवाल पूछेगा, तो याद रखें केरला में, जी बिल्कुल। ईवीएम का प्रयोग देश में सबसे पहले किस राज्य में हुआ? केरला में। और ईवीएम से पूरा चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य तो आपका गोवा, जी बिल्कुल याद रखें। ईवीएम से पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य गोवा, जो 1998 में। और ईवीएम का प्रयोग देश में सबसे पहले किस राज्य में हुआ? तो केरल में, जी बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछता है जिमास्ट, याद रखें, एक सवाल पूछता है कि VVPAT VVPAT का इस्तेमाल पहली बार किस राज्य में किया गया था? तो नागालैंड 2013 में, जी बिल्कुल याद रखें। और नोटा, जी एक नोटा पूछता है, नोटा का पूर्ण रूप क्या होता है? नन ऑफ द एबव, जी बिल्कुल। नोटा का पूर्ण रूप होता है नन ऑफ द एबव, जी बिल्कुल याद रखें। और VVPAT का इस्तेमाल पहली बार 2013 में किस राज्य में किया गया था? तो नागालैंड में, जी बिल्कुल याद रखें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछेगा, तो आपका 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, आपका चौथे नंबर सवाल पर, जी मोस्ट है, कतई जार वाले सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? जी बिल्कुल, ये सवाल आपका चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग जिसको बोलते हैं, कौन सा अनुच्छेद बोलता है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी जो ग्रेडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपका जो सुबह 7 बजे दिया जाता है, जो मोस्ट है NTPC पर आधारित सभी क्वेश्चन जो आपका बनाया गया, करंट अफेयर विथ स्ट्रेटेजी के, जी सभी सब्जेक्ट से मिलेगा आपको। बिहार जो आपका जो आज का क्लास ऑनलाइन क्लासेज है, जी बिल्कुल है, तो नोट करते जाएंगे कॉपी में फटाफट। तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में बोलता है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे। तो आपको मालूम है अनुच्छेद 324, जी 324 ये अनुच्छेद बोलता है। 324 चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, जी बिल्कुल। 324 से 329 तक वर्णन किया गया है, बिल्कुल याद रखें। 324 से 329 तक चुनाव आयोग। तो अब क्या पूछेगा सवाल आपसे, बिल्कुल याद रखें। जी सुनील अरोड़ा अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है भारत के, जी बिल्कुल मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो आपका, बिल्कुल याद रखें। अब क्या पूछा? चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी जी 1950 को स्थापना होता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, और 25 जनवरी को ही आपको एक जो मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, बिल्कुल याद रखें। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा सुकुमार सेन, और भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमा देवी। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो VS रमा देवी। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है जो सुनील अरोड़ा, जी बिल्कुल याद रखें। और आपको मालूम चुनाव आयोग मैंने जस्ट बताया कि अनुच्छेद 324 बोलता है, भाग 15 पूछेगा, जी बिल्कुल। भाग 15 में आपका वर्णन किया गया है चुनाव आयोग का, जी बिल्कुल याद रखें। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पूछेगा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी याद रखेंगे। जी हमेशा एग्जाम में टपकता है, छपता है, जो आपका एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूँ, जी मैं जो वही बताता हूँ जो एग्जाम में टपकते रहता है, बिल्कुल। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल याद रखें। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछा है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जी बिल्कुल याद रखें। वोट देने का अधिकार पूछेगा अनुच्छेद 326 वोट देने का अधिकार पूछेगा किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो 326, बिल्कुल याद रखें। 18 वर्ष की जो ठीक बोलते हैं उसको वयस्क कहा जाता है। 18 वर्ष की उम्र को वयस्क माना गया है, बिल्कुल याद रखें। 326 में वोट देने का अधिकार है। और 61वें संविधान संशोधन
1989 के तहत जो आपका 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बिल्कुल। चलते नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। तो इस तरह पढ़ेंगे, आप पे नोट करते जाएंगे तो मजा आएगा आपको, एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जो गढ़ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है सुबह 7 बजे, बिल्कुल बने रहेंगे। शेयर कर देंगे क्लास में, अपने ग्रुप में क्लास स्टार्ट है जो आपका। और हमारे यूट्यूब चैनल गढ़ कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे मात्र। जी बिल्कुल 10 कदम दूर है आपसे, बिल्कुल ये 10 कदम नहीं, 1 कदम, मतलब बहुत नज़दीक आ गए हैं आपके। जो सीधे लाइव क्लासेस चलेगा आपको वीडियो के साथ। जी बिल्कुल लाइव क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर चलेगा आपको। तो जल्दी से सब्सक्राइब को बढ़ाएं आप लोग, फटाफट शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब कराएं बिल्कुल। तो मैं जल्द ही आप लोग के बीच में ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ जी मैथ रीजनिंग और आपको जी के जीएस मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस वीडियो के साथ। जी धमाका मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा, बिल्कुल मज़ा आएगा तहस नहस करने के लिए। बिल्कुल जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल बने रहेंगे शुरू से अंत तक। चलते हैं नेक्स्ट। गौतम गंभीर किस संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हैं? ये आपका सवाल है, जल्दी से बताते हैं। जी गौतम गंभीर किस संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित है? अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि कौन सी जो पूर्व क्रिकेटर जो आपका एक जो संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित है गौतम गंभीर, मतलब किस कहाँ से, तो ये आंसर आपको पूर्वी दिल्ली, बिल्कुल याद रखें पूर्वी दिल्ली याद रखें आपका जो संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हैं। जी बिल्कुल मोस्ट है, कतई जर वाले सवाल हैं। जो आपका कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को हराया था, कांग्रेस के एक अरविंदर सिंह लवली को हराया था। जी बिल्कुल याद रखें जो बीजेपी के गौतम गंभीर हैं, बिल्कुल याद रखें। जो दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, बिल्कुल याद रखें। सॉरी विधानसभा चुनाव जो हुआ था दिल्ली में आपका, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट। और आपका दिल्ली जो मालूम हुआ, दिल्ली में जो संसदीय सीटें पूछे 10 संसदीय सीटें, अगर आपसे दिल्ली में पूछे कितने हैं संसदीय सीटें, तो 10। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट। आपका लोकसभा और राज्यसभा को मिला लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसदीय कहा जाता है। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठा सवाल क्या बोल रहा है आपका, 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ में किया गया है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट। 10वां आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ में किया गया, ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो याद रखेंगे आपका आंसर होगा जोहान्सबर्ग। जी बिल्कुल 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 जो हुआ आपका वो जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका, याद रखें दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड, ये भी याद रखें। और आपसे 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, बिल्कुल ने जो सोने के लिए प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग, बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछा सवाल कि जो 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ उसका जी मुख्य विषय क्या था, तो अफ्रीका में ब्रिक्स चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास एवं साझा समृद्धि के लिए सहयोग करना, ये आपका सवाल, ये था विषय 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। और आपको मालूम है ब्रिक्स ब्रिक्स में कितने सदस्य देश, ये आपका सवाल पूछता रहता है, याद रखें ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं। आपका प्रश्न में ये आंसर BRICS, तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जी बिल्कुल याद रखें ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं। और ब्रिक्स में ही आपका ट्रिक है, ये सवाल आपसे सवाल कई बार पूछा है, कई बार पूछते रहता है अभी, बिल्कुल ये मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है। याद रखें ब्रिक्स का BRICS ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो सवाल आपसे क्या पूछता है कि कौन सा ब्रिक्स का सदस्य देश है या नहीं है, इस तरह से टाइप पूछता है आपका, बिल्कुल याद रखें मोस्ट है। जो ब्रिक्स की स्थापना मई 2008 में हुई थी, बिल्कुल याद रखें। जी बिल्कुल ब्रिक्स की स्थापना मई 2008 में, और आपको जी बिल्कुल याद रखें। और प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था रूस में, प्रथम शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का, तो आपका रूस में, बिल्कुल याद रखें। और 9वां पूछेगा सवाल 2017 में, तो सियामेन चीन में। और 2019 का पूछेगा 11वां सम्मेलन जो ब्रिक्स का, तो ब्राज़ील में। 2019 का पूछेगा आपका ब्राज़ील, 2020 तो आपका रूस, याद रखें 2020 में ब्रिक्स का हुआ तो रूस में हुआ, बिल्कुल याद रखें। तो इस तरह आपका एग्जाम में पूछते रहता है, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट। और आप याद रख सकते हैं शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का कैसे, तो ब्रिक्स तो 2019 पूछेगा,
2019 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ब्राज़ील, तो 20 हो गया ब्राज़ील, 2020 सॉरी 2019 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील, और 2020 नहीं 2019 का, 2019 का शिखर सम्मेलन जो हुआ आपका ब्राज़ील, 2020 पूछेगा रसिया, 2021 में पूछेगा इंडिया, 2022 में पूछेगा साउथ अफ्रीका, चाइना, और 2024 में पूछेगा तो साउथ अफ्रीका। लगातार होते रहता है, तो इस तरह क्रम बाई क्रम याद रखेंगे ट्रिक पर ही। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। सवाल कहा कि भारत में प्रथम बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था। ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी मोस्ट है, कतई जरा वाले सवाल है। तो याद रखें, भारत की प्रथम बार जाति आधारित जनगणना जो हुई थी वो आपका 1931 में हुई थी। बिल्कुल याद रखें, 1931 में हुई थी प्रथम बार आपका जाति आधारित जनगणना। जी बिल्कुल। और आपसे क्या पूछेगा, मोस्ट है, याद रखेंगे जो पूछेगा प्रथम बार जनगणना कब हुआ था, तो प्रथम बार पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में जी लॉर्ड मेयो के समय। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत पूछेगा तो 1881 लॉर्ड रिपन के समय। बिल्कुल, भारत में नियमित जनगणना यानी दशकीय जनगणना पूछेगा, भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1881 लॉर्ड रिपन के समय। बिल्कुल, जो 10 वर्षों पर जनगणना होती है, जनगणना पूछेगा कौन सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। और जनसंख्या कौन सा सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। जी बिल्कुल। और क्या पूछेगा सवाल, याद रखें, आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जो 14 सवाल पूछे गए थे उसमें आज़ादी भारत की पहली जनगणना जो हुई थी 1951 में जो 14 सवाल पूछे गए थे। बिल्कुल याद रखें। और जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921, जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष 1951। बिल्कुल, जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष 1951, आज़ादी भारत की पहली जनगणना 1951, जो 14 सवाल पूछे गए थे। बिल्कुल याद रखें। और आपको मालूम है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। एक और मोस्ट याद रखें कि पूछेगा सवाल आपका कि जनगणना 2021 की जनगणना 2021 देश की जनगणना कौन सी नंबर, तो 15वीं। बिल्कुल याद रखें। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना पूछेगा सवाल, तो 2011 की जनगणना कौन सी नंबर का हुई थी, तो 15वीं। और स्वतंत्र भारत की कौन सी, तो 7वीं। और जनगणना 2011 में कुल प्रश्न कितने शामिल थे, 29 विषय आपका प्रश्न शामिल थे जनगणना 2021 में। बिल्कुल याद रखें। और मोस्ट आपसे क्या पूछिए जी मेरे प्यारे बच्चों, याद रखें 2021 की जो जनगणना होगी कितने भाषाओं में होगी, 16 भाषाओं में होगी। 2021 की जनगणना कितने भाषाओं में, तो 16 भाषाओं में होगी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। बने रहेंगे इसी तरह शुरू से अंत तक, और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है बिल्कुल। और जो लेट से आए ऑनलाइन क्लासेज में, गुड मॉर्निंग सभी को। बिल्कुल, तो जी मास्ट जो गडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से आपसे दिया जाता है आपको। बिल्कुल, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। फटाफट लाइक कर देंगे। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कैसा आज का मोस्ट सवाल लगा। जी बिल्कुल, पेंसिल पोर्टल संबंधित है, ये आपका सवाल है। नेक्स्ट क्या बोलता है, पेंसिल पोर्टल संबंधित है किससे। जी एक ऐप चलाया गया, मोबाइल ऐप पेंसिल पोर्टल, तो किससे संबंधित है, ये आपका सवाल है। तो बाल श्रम को रोकने से। जी बिल्कुल, पेंसिल पोर्टल संबंधित है जो बाल श्रम रोकने से संबंधित है, जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। बिल्कुल याद रखें। और बाल श्रम, जी बिल्कुल आपको मालूम है, अनुच्छेद 24 बोलता है जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कल कारखानों में काम करने के लिए एक कानूनी अपराध माना गया है। बिल्कुल याद, बाल श्रम अनुच्छेद 24। बलात् श्रम पूछेगा तो अनुच्छेद 23। बिल्कुल याद रखें। जो आपका बिल्कुल याद रखें, बाल श्रम 24 अनुच्छेद बोलता है, बलात् श्रम पूछेगा 23। बलात् श्रम 23 हुआ जो किसी बच्चे को आप तस्करी के रूप में यानी एक अपहरण के रूप में जो आप किसी देश दूसरे देश में बेच देते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे। तो आपका हो गया अनुच्छेद 23। और बाल श्रम यानी 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कल कारखानों में काम करने के लिए जो कानूनी अपराध है, ये अनुच्छेद 24 बोलता है। जी मास्ट याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। 9वें सवाल क्या है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है। बिल्कुल, आपका सवाल है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार माथुर। जी बिल्कुल याद रखें, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर। बिल्कुल याद रखें, मोस्ट है, कतई जर वाले सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, बीच में कहीं जाए नहीं, ये सभी सवाल मोस्ट है।
10वां सवाल, प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देशक आईसीसी के कौन बने हैं? ये आपका सवाल है कि प्रथम स्वतंत्र स्वतंत्र महिला निदेशक, निर्देशक नहीं है, निदेशक पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, निदेशक पढ़ेंगे, निर्देशक नहीं। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी के कौन बनी है? तो इंदिरा नूई। बिल्कुल, ये सवाल कई बार पूछा है तो याद रखेंगे, पूछते भी रहता है आपका सवाल, इंदिरा नूई। जी बिल्कुल याद रखें, आपका इंदिरा नूई जो बनाया गया प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी के। चलते हैं नेक्स्ट, आपका 11वें नंबर सवाल पर। आईसीसी का मुख्यालय पूछा, दुबई। आईसीसी की स्थापना 1909। बिल्कुल याद रखें, आईसीसी का मुख्यालय जो होता है आपका दुबई में है और आईसीसी की स्थापना 1909 में। जी बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट, आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या बोलता है कि 2019 का इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता? ये सवाल है, वर्ष 2019 का इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता पुरुष में? ये सवाल आपका है, जल्दी से बता देंगे। वर्ष 2019 का इटालियन ओपन पुरुष का खिताब किसने जीता? ये आपका सवाल है, तो आंसर याद रखिए, राफेल। जी, राफेल नडाल जो स्पेन का रहने वाला है, बिल्कुल याद रखें, राफेल नडाल। और महिला एकल पूछेगा तो कैरोलिना प्लिस्कोवा। जी बिल्कुल, महिला एकल पूछेगा, सवाल वही रहेगा आपका। वर्ष 2019 का इटालियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो कैरोलिना प्लिस्कोवा। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल। 2019 का इटालियन ओपन। जी बिल्कुल, मास्ट है, कतई जार वाले सवाल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 12वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। 12वां सवाल क्या बोल रहा है आपका कि वर्ष 2018 का 24वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। वर्ष 2018 का 24वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया? जी मोस्ट है, याद रखें, गोपाल कृष्ण गांधी। जी बिल्कुल याद रखें, गोपाल कृष्ण गांधी। जी बिल्कुल, दिया गया था आपका जो गांधी जी के पोता, बिल्कुल गांधी जी के पोता गोपाल कृष्ण गांधी, बिल्कुल याद रखेंगे, जो गांधी जी के पोता हैं, बिल्कुल। वर्ष 2018 का 24वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर। जी मोस्ट है, कतई जवाब वाले सवाल है। तो 13वां सवाल, गुरन घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये सवाल है, गुरन नहीं गुरान पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा प्रिंट हुआ, गुरान घाट पढ़ेंगे इसको। गुरान घाट राष्ट्र दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता दें सभी को मिलकर। तो आपका आंसर होगा राजस्थान। जी बिल्कुल याद रखें, राजस्थान होगा। जी एक मोस्ट है, याद रखें सवाल, गुरान घाट जो राष्ट्रीय गुरान घाट दर्रा जो है राजस्थान में स्थित है, जो पश्चिमी भारत को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण दर्रा है, बिल्कुल याद रखें, पश्चिमी भारत को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रे हैं, बिल्कुल गुरान घाट दर्रा जो राजस्थान में। चलते हैं नेक्स्ट, आपका 14वां नंबर सवाल पर। जी बिल्कुल याद रखेंगे, सभी मोस्ट है, कतई जार वाले सवाल है। ग्रेट अस्लेव झील किस देश में? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, ग्रेट अस्लेव झील किस देश में? तो आप याद रखें, कनाडा। जी बिल्कुल याद रखें, कनाडा याद रखें। ग्रेट अस्लेव झील किस देश में? कनाडा में स्थित है। और कनाडा की राजधानी ओटावा। जी बिल्कुल याद रखें। और कनाडा की मुद्रा डॉलर, बिल्कुल याद रखें। और जो ओटावा सेंट लॉरेंस नदी किनारे स्थित है। जी बिल्कुल याद रखें। इस तरह चलते हैं नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल क्या हो रहा है आपका, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? ये आपका सवाल है, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट। और अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट है और हमारे यूट्यूब चैनल गढ़व कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, बिल्कुल। और आपको बिल्कुल 1 फरवरी से नए बैच स्टार्ट है दरोगा और आपका बिहार पुलिस के लिए विशेष तैयारी। तो गढ़व कॉम्पिटिटिव क्लासेस आप संपर्क कर सकते हैं, जो द्विवेदी पुस्तक भंडार के आपका जी मकान में आप संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल याद रखें। तो आप जल्दी से बता देंगे आंसर इसका। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? ये सवाल है, तो राका पोसी, बिल्कुल याद रखें।
राकापोसी जो आपका लद्दाख में, जी बिल्कुल याद रखें, राकापोसी जो आपका विश्व के सबसे अधिक तीर वाली चोटी है, ढाल वाली चोटी। और ऐसे आपको मालूम है सबसे अधिक विश्व के सबसे अधिक जो ऊंची जो आपका है माउंट एवरेस्ट, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल, भारतीय हिमालय में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी के मिलकर फटाफट। जी, भारतीय हिमालय में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, तो आंसर होगा नंगा पर्वत। जी बिल्कुल याद रखें, जो नंगा पर्वत आपका भारतीय हिमालय में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जी बिल्कुल याद रखें। और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी आपको मालूम होगा कंचनजंगा। भारतीय हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, जी भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो आपका याद रखेंगे कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आपको K2, जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, बिल्कुल भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 जो 8611 जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल। और पूछिएगा सवाल कि भारतीय हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो नंगा पर्वत जो ट्रांस हिमालय के जास्कर श्रेणी में स्थित है। जो नंगा पर्वत जो आपका ट्रांस हिमालय के जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। चलते नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। तो इसी तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक सभी मॉस्ट सवाल, जी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल क्लास को एकदम परीक्षा हॉल में नागिन डांस करा देंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो याद रखें 1 जुलाई आपका 1964। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI जिसको बोलते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1964। चलते हैं नेक्स्ट 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन सी भाषा जोड़ा गया, ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे। मोस्ट है, कतई जर वाले सवाल है, जी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं, ये आप बिल्कुल ऐसे बने रहेंगे शुरू से अंत तक को नोट करते जाएंगे। जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है सुबह 7 बजे, बिल्कुल जी बिल्कुल ने। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है, ये आपका सवाल बोल रहा है। तो जी बिल्कुल, कितनी भाषाओं को जोड़ा गया या कौन कौन भाषा जोड़ा गया, ये आपका आंसर देना 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो याद रखें इसका ट्रिक है बॉडमास, जी बिल्कुल, सॉरी क्या बोलते हैं, नमक, इसका ट्रिक है नमक, ट्रिक है, याद रखें। नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, जी बिल्कुल याद रखें, आपका ट्रिक है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो जोड़ा गया आपको, यानी नेपाली ट्रिक के माध्यम से, न से नेपाली, म से आपका मणिपुरी और क से कोंकणी, जी बिल्कुल याद रखें। 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 पूछता है सवाल आपसे, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया, ये आपका सवाल पूछते रहता है। तो याद रखें आपका 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 21वीं संविधान संशोधन 1967, 21वां संशोधन 1967 के तहत आपको सिंधी भाषा। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो आपको 4 भाषाएं जोड़ा गया, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा जो बोडमास ट्रिक है, बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बिल्कुल याद रखें। जो आपका उसका ट्रिक है बोडमास, बोड, तो BO से बोडो, और DO से डोगरी, MA से मैथिली और S से संथाली, बिल्कुल याद रखेंगे। 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, ये सवाल पूछ रहा है आपसे, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो 1955 में, याद रखें। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955, और इसकी किसके अध्यक्ष कौन बनाया गया, प्रथम राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो BJ खर्रे, जी बिल्कुल, BJ खर्रे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955, जी प्रथम राजभाषा आयोग, जी बिल्कुल, जो गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग पूछेगा अनुच्छेद कितना बोलता है, तो याद रखें अनुच्छेद 344,
जी बिल्कुल 344 याद रखें, राजभाषा आयोग का गठन। जी बिल्कुल 344। और भारत जो आपका राजभाषा जो हिंदी राजभाषा जो होगी आपका जो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगा, ये अनुच्छेद 343 बोलता है। राजभाषा बिल्कुल याद रखें 343। और राजभाषा आयोग का गठन पूछा 344 जो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। जी बिल्कुल। और 1955 में इसकी अध्यक्षता जो बनाया गया विजय खरे। जी बिल्कुल मोस्ट है, याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल क्या है कि गांधी जी ने किसके प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। बिल्कुल ये सवाल है, गांधी जी ने किसके प्रस्ताव को बिल्कुल ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता दें, मोस्ट है। जी कई बार बताया गया आपको क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में कई बार बताया गया, तो आप बता देंगे आंसर जल्दी से। आपका क्रिप्स प्रस्ताव। जी याद रखें, क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने इट इज पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इट इज पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी ने। जी बिल्कुल याद रखें। जो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका 21वें नंबर सवाल पर। 21वां सवाल क्या बोलता है आपका, मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। जी बिल्कुल, यानी कहने का मतलब मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था, कौन सी पुस्तक में किया था, ये आपका सवाल है। जी जल्दी से बता दें, मोहम्मद इकबाल ने जो अपनी कौन सी पुस्तक में इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। जी जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो बंग ए दर्रा। जी बिल्कुल याद रखें, बंग ए दर्रा। याद रखें, बंग ए दर्रा में मोहम्मद इकबाल ने जो आपका इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था, और इनकलाब का नारा दिया था भगत सिंह ने। बिल्कुल याद रखें, इनकलाब शब्द का नारा दिया था आपका भगत सिंह। और मोहम्मद इकबाल ने कौन सी पुस्तक में इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था, तो बंग ए दर्रा। जी बिल्कुल। चलते नेक्स्ट आपका, सारे जहां से अच्छा कौन लिखा, आपका मोहम्मद इकबाल। बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट 22वें नंबर सवाल पर। 22वां सवाल क्या बोलता है आपका, जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देंगे, जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे। बिल्कुल, जो हमारे यूट्यूब चैनल गट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल, जो मैं वीडियो बनाऊँ आपका पहुँचते रहे आपके पास। बिल्कुल। 22वें सवाल, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने को निष्ठुर बर्बादी की साझा दी थी, ये कौन सी, ये सवाल आपका। जी जल्दी से बता देंगे, विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी, ये आपका सवाल है। संज्ञा, साझा नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे थोड़ा सुधार लेंगे, संज्ञा। जी बिल्कुल, संज्ञा दी, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे कौन सा व्यक्ति बोला था विदेशी वस्त्रों को होली जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी, तो याद रखें रविन्द्रनाथ टैगोर। जी ये बिल्कुल याद रखें, रविंद्रनाथ है आपका टैगोर जो दिया था बोला था। बिल्कुल याद रखें, विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। जी बिल्कुल, जो असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी के द्वारा जी बिल्कुल किया गया था। और बिल्कुल कहा कौन, संख्या कौन दी, तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर। चलते नेक्स्ट 23वें नंबर सवाल पर। ये आपका सवाल है 23वां, क्या बोलता है, प्लासी का युद्ध जी बिल्कुल कब हुआ, ये आपका सवाल है। प्लासी का युद्ध कब हुआ या कौन सी नदी के तट पर हुआ, ये आपको बताना है, जल्दी से बता देंगे। प्लासी का युद्ध जो हुआ था कौन सी नदी के तट पर हुआ था। जी बिल्कुल, तो आप बता देंगे या कब हुआ था, ये बता देंगे जल्दी से मिलकर फटाफट सभी को। बिल्कुल, अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल गेट अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज को। बिल्कुल, जब भी वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँचते रहे। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो यानी 1757, 1757 याद रखें, प्लासी का युद्ध
1757 प्लासी का युद्ध। और आपसे पूछे यह सवाल कि कौन सी नदी के तट पर हुआ था, तो भागीरथी नदी के तट पर। जी भागीरथी नदी के तट पर आपको हुआ था प्लासी का युद्ध, बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछे टिहरी बांध कौन सी नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध आपको, जी बिल्कुल टिहरी बांध, जी बिल्कुल याद रखें, भागीरथी नदी पर अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट 24वें नंबर सवाल पर। 24वां सवाल क्या है, किसने फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली को जन्म दिया था, ये आपका सवाल है। जी मोस्ट है, कतई जर वाले जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। और अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों के बीच। क्लास से स्टार्ट है, जी जल्दी से जुड़ जाएंगे आप लोग फटाफट सभी को मिलकर। जी मोस्ट है, बाबा का पिटारा मिलेगा, सभी सवाल मोस्ट मिलेगा, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। एक सवाल मोस्ट है, मैंने जो अभी पूछा आप लोग से, जी किसने फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली को जन्म दिया था, तो बिल्कुल अमीर खुसरो याद रखेंगे। जी अमीर खुसरो, जी बिल्कुल याद रखेंगे आपका जो दिया था, बिल्कुल अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी बलबन से लेकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। बिल्कुल पूछिए सवाल कि अलाउद्दीन अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन, बिल्कुल याद रखें। जो आपका बलबन, जी बिल्कुल याद रखें, जो उत्तर प्रदेश के आपका पटियाली नामक स्थान पर जन्म हुआ था, पटियाली, बिल्कुल याद रखें, पटियाला नहीं पटियाली, जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1253 में जन्म हुआ था अमीर खुसरो को, तोताए हिंद के नाम से बोलते हैं, स्वयं को तोताए हिंद कहा था आपका अमीर खुसरो, बिल्कुल याद रखें। जो अमीर खुसरो ने भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरों को मिलाकर सितार बनाया। जी पूछेगा सवाल, तबला एवं सितार का आविष्कार कौन किया, तो आपका आंसर हुआ अमीर खुसरो। और कौन सा जो बताएं फारसी जो में विद्वान था आपका, तो अमीर खुसरो, जी बिल्कुल याद रखें। और जो आपका पूछिए सवाल, और क्या पूछिए कि कौन सी जो है ना एक व्यक्ति जो नौ सुल्तानों के शासनकाल को देखा था, तो अमीर खुसरो। कौन सी जो व्यक्ति है जो अपने समय में 9 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था, तो आपका अमीर खुसरो, जी बिल्कुल याद रखें। जो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य, जो कहा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका निजामुद्दीन औलिया का शिष्य का नाम, तो अमीर खुसरो, जी बिल्कुल याद रखें। अमीर खुसरो, बिल्कुल याद रखें। अच्छे सवाल है, मोस्ट सवाल है, जी बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट 25वें नंबर सवाल पर। मोहम्मद हसन, जी याद रखें, आपका बचपन का नाम था, बिल्कुल याद रखें। 25वां सवाल क्या बोल रहा है कि किस सिख गुरु ने अनुशासन पर बल दिया था। सवाल ये है, किस सिख गुरु ने अनुशासन पर बल दिया था, ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी और जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्लास स्टार्ट है, जी जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। अच्छे सवाल है, मोस्ट सवाल है, सभी सवाल मोस्ट मिलेगा आपको, जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, जी बिल्कुल। और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्लास स्टार्ट है, जी बिल्कुल जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर बता देंगे फटाफट। जी सवाल क्या बोलता है कि किस सिख गुरु ने अनुशासन पर बल दिया था, तो आंसर होगा आपका गुरु रामदास, बिल्कुल याद रखें। जी आंसर होगा आपका गुरु रामदास, बिल्कुल याद रखें, गुरु रामदास, बिल्कुल याद रखेंगे, जो अनुशासन पर बल दिया था। और सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, जो गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था। और अमृतसर के संस्थापक पूछे गुरु रामदास, बिल्कुल अमृतसर के संस्थापक कौन सा, गुरु रामदास, जी बिल्कुल याद रखें। इस तरह मोस्ट है, कई हजार वाले सवाल है। जी खालसा पंथ की स्थापना कौन किया, गुरु गोविंद सिंह, ये भी आपसे एग्जाम में टपकते रहता है। गुरु अर्जन देव को कौन सा वध किया, तो जहांगीर ने। और गुरु तेग बहादुर जो 9वें थे, उनकी जो किया था आपका औरंगजेब ने, बिल्कुल याद रखें। और किस सिख, बिल्कुल सिख गुरु ने आपका एक जो लंगर व्यवस्था शुरू किया था, गुरु नानक, जो सिखों के प्रथम गुरु, बिल्कुल याद रखें। और चलते हैं नेक्स्ट आपका 26वें नंबर सवाल पर, जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। 26वां सवाल क्या बोलता है कि सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है, ये आपका सवाल है, जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट। सार्क देशों में सबसे
घना आबादी वाला देश कौन सा है, ये आपका सवाल है। जी बता देंगे जल्दी से मिलकर सभी को फटाफट। तो आपका आंसर है बांग्लादेश। बिल्कुल याद रखें आपका बांग्लादेश। बिल्कुल याद रखें सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश बांग्लादेश। सार्क देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत। जी कल ही सवाल आपको पूछा बिहार पुलिस होमगार्ड में कि सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत। और सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है, तो बांग्लादेश। इस तरह याद रखें और आपको मालूम होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल याद रखें सार्क देश में कितने सदस्य देश हैं, 8 सदस्य देश हैं। बिल्कुल सार्क में 8 सदस्य देश हैं। बिल्कुल याद रखें जी। और सार्क की स्थापना हुई थी जो 1985 8 दिसंबर 1985 को जी सार्क का 8वां सदस्य देश बनाया गया था। अफगानिस्तान 2008 में शामिल हुआ था। बिल्कुल याद रखें 2008 में 8वां जो बनाया गया था अफगानिस्तान। जी बिल्कुल याद रखें जी। मोस्ट है सवाल। और सार्क देश का मुख्यालय पूछा काठमांडू। सार्क की प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में। सार्क की जो स्थापना हुई थी वो आपका ढाका में हुआ था। बिल्कुल याद रखें। और सार्क में आपका जो 8 सदस्य देश MBBS पानी ट्रिक याद याद रखें MBBS पानी MBBS पानी इसका ट्रिक है याद रखें पानी। तो M से आपका मालदीव, बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, पानी ए से हो गया आपका अफगानिस्तान, आई से इंडिया, MBBS पानी नेपाल। बिल्कुल MBBS पानी तो आपका मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपका नेपाल और इंडिया। बिल्कुल याद रखें इस तरह लिख सकते हैं आप MBBS पानी MBBS पानी PANI लास्ट में लिखेंगे तो आपका ट्रिक बैठ जाएगा। 8 सदस्य देश शामिल है। सवाल पूछता है सार्क का कौन सा सदस्य देश नहीं है। इस तरह आपसे एग्जाम में पूछते रहता है। याद रखें जो ट्रिक मैंने बताया MBBS पानी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 27वें नंबर सवाल पर। रामकृष्ण मिशन किस मंदिर के पुजारी थे, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। रामकृष्ण मिशन किस मंदिर के पुजारी थे, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे। मोस्ट है सभी सवाल। तो याद रखें दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर जो आपका उनके पुजारी थे रामकृष्ण मिशन। बिल्कुल याद रखें दक्षिणेश्वर मंदिर यानी दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ये भी याद रखेंगे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे रामकृष्ण मिशन। बिल्कुल याद रखें। और रामकृष्ण मिशन के आपका जो बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय किसका बचपन का नाम था, तो रामकृष्ण मिशन। बिल्कुल याद रखें जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट 28वें नंबर सवाल पर। 28वां सवाल कि भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी के फटाफट। भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल कतई जर वाले सवाल है सभी। जल्दी से बता देंगे। मास्ट है और लास्ट आपका 2 सवाल बचा हुआ है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषणा कब की थी, तो आपका 8 अप्रैल 1948। बिल्कुल 8 अप्रैल 1948 को भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। जी बिल्कुल याद रखें। और पूछिए कौन किसके द्वारा, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी भारत का पहला औद्योगिक मंत्री कौन था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी बिल्कुल याद रखें जो 8 अप्रैल 1931। जी बिल्कुल श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 29वें नंबर सवाल पर। 29वां सवाल कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है, ये आपका सवाल है। कृषि एवं विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो आपका आंसर हो नाबार्ड। जी बिल्कुल याद रखें नाबार्ड होगा आपका कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाला संस्था कौन सी है, तो नाबार्ड। जी बिल्कुल 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी नाबार्ड की। जी बिल्कुल याद रखें 12 जुलाई 1982 को पूछिए नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति के अनुशंसा पर कर दिया गया, तो आपका शिव रमन समिति।
जी बिल्कुल, शिवरमन सिंह समिति के अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। बिल्कुल याद रखें, जो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना अगर आपसे पूछे, राष्ट्रीय कृषि तथा नाबार्ड विकास बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 12 जुलाई 1982, जिसको नाबार्ड बोलते हैं। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई। बिल्कुल याद रखें। एक सवाल और पूछे आपसे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? 1975। किसके समिति के सिफारिश पर? तो एम नरसिम्हन समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में एम नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर। बिल्कुल याद रखें। इस तरह जी मोस्ट आपका एग्जाम में टपकता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट और 30वें नंबर, जल्दी से बता दें सभी को मिलकर। सवाल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। लास्ट सवाल है, जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे जी बिल्कुल, और सब्सक्राइब कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज। जो मस्ट है सभी सवाल। आपका लास्ट सवाल है 30वें नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2013। याद रखें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 2013। बिल्कुल याद रखें। इस तरह और आपसे पूछता है कि कौन सी, जी बिल्कुल, कौन सी राष्ट्रपति ने ये किया था आपका घोषणा? तो प्रणब मुखर्जी। जी बिल्कुल लास्ट। तो आपका 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति जो आपका प्रणब मुखर्जी ने जो आपका घोषणा किया था, पारित किया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। बिल्कुल याद रखें। इस तरह आपसे एग्जाम में पूछता रहता है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो आपको इसके तहत है, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत आपका जो 3 वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति प्रत्येक महीने 5 किलो अनाज दिया जाना है। बिल्कुल ये तय किया गया था। और 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल, 2 रुपये की दर से गेहूं और 1 रुपये की दर से मोटे अनाज दिया जाना जो घोषणा किया गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में। बिल्कुल याद रखें। इस तरह आपसे एग्जाम में पूछा था। और इस अधिनियम के तहत प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह दिया जाना है। और इसके अंतर्गत 6 माह से 14 वर्ष तक के बच्चे को पोषक आहार दिए जाने की प्रावधान है। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 10 सितंबर 2013 को इस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की थी। बिल्कुल याद रखें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मोस्ट है 2013। बिल्कुल। तो आज का 30 मोस्ट सवाल जो मिला आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देंगे, और फटाफट मिलकर सभी को लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल, एक बार लाइक कर देंगे। और अभी तक जो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का मोस्ट जो 30 सवाल मिला जी, आज का इतना ही। कल फिर मिलेंगे जी, जो करंट अफेयर विथ स्टेटिस रसगुल्ले जो मिलते हैं जी बिल्कुल, कल फिर मिलेंगे आपका सुबह 7 बजे। तब तक आप लोग से विदा लेता हूँ। आज के लिए आप लोग का, आज का आप लोग के लिए दिन मंगलमय हो। हंसते रहिए, फूल जैसा खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए जी बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।